हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी, जो फर्स्ट पेपर थी आपकी, उसकी 4th यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो 4th यूनिट में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक विधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें लिखना है सामाजिक विधान में कि सामाजिक विधान का जो आशय है राज्य द्वारा बनाए गए उन कानूनों से है जिनका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक समस्याओं का क्या होता है, समाधान करना होता है तथा सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य व्यवहार निर्धारित हो। क्लियर। फिर आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें देख लेते हैं क्या है। सेकंड है आपका कि जिस समाज की संस्कृति और सभ्यता का क्या होता है, इतिहास जितना पुराना होता है वहाँ धीरे धीरे व्यवहार की क्या होने लगती है, कुछ ऐसे रूढ़िगत ढंग से विकसित हो जाते हैं जो सामाजिक और व्यक्तित्व विकास में क्या होने लगता है, बाधा बनने लगते हैं। क्लियर। अब आपको देखना है इसमें थोड़ी और कि और क्या हो सकता है इससे। तो इसका जो उद्देश्य था सामाजिक विधान का, तो इससे क्या होता था, सामाजिक जीवन को क्या होता था, स्वस्थ बनाना तथा क्या होता था, इससे सामाजिक न्याय की दृष्टि से अधिकारों का उपयोग करने के योग्य बनाना। क्लियर। आप इसका सीधा मतलब ऐसा समझ लो, आप इसका सीधा मतलब ये रखो इस क्वेश्चन का, सामाजिक विधान का, कि समस्याओं से निदान प्राप्त करना। कैसे, देखो इसी में महिला आ जाएगा, चाहे वो धार्मिक से रिलेटिव हो, चाहे वो जनजाति से रिलेटिव हो। अगर सामाजिक विधान आ जाए तो आप ये सब लिखते रहेंगे। या आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लें, जैसे आप वंडर ऑफ साइंस लिखती हो, निबंध विज्ञान के चमत्कार, तो उसमें कौन कौन सी हेडिंग आती हैं आपकी, कंप्यूटर भी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है, तो लिखते हो आप। सेम ऐसे ही इसमें है। समझ आया आपको, सीधा मैंने इसलिए बता दिया। चलिए अब इसमें देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें महिला, देखिए महिला हिंसा आएगा, तो उसके बारे में भी ये एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, और अगर नहीं आता तो आपका सामाजिक विधान आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए ये है आपका घरेलू हिंसा से क्या है, महिला संरक्षण अधिनियम है। तो इसमें देखना है आपको कि जो संसद द्वारा क्या हुआ था, तो इसमें आप याद क्या रखेंगे, सबसे पहले कि जो घरेलू हिंसा है, महिला संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, तो 2005। आप बिल्कुल याद रखेंगे इस डेट को। क्लियर। फिर आपको बताना है कि जो संसद द्वारा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इससे क्या हुआ था, यह संपूर्ण देश में 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया था ये नियम पूरे देश में। कितने तारीख को, 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये जो डेट है कि यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन रहे कि जो ये घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कब हुआ था, संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर 2006 को। लेकिन ये संसद में मतलब ये नियम बनाया कब गया था, तो आप याद रखेंगे 2005। क्लियर। चलिए फिर आपको बताना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्योंकि हर एक, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका उद्देश्य होता है पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करने से रोकना, या इसके अलावा किसी यदि परिवार में किसी महिला का या एक बहन का, विधवा का या माँ के रूप में उत्पीड़न होता है तो उसे भी इस नियम द्वारा क्या होता है, संरक्षण देने की क्या होती है, व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति द्वारा ही पत्नी को संरक्षण प्राप्त होगा, तो घर में परिवार में किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा हो तो इस नियम के अंतर्गत उसको सुविधा संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फिर आपको कुछ पॉइंट देखने हैं। चलिए तो पहला है आपका कि शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक शोषण, फिर है आपका मौखिक और भावनात्मक हिंसा, फिर है आर्थिक हिंसा। तो आप इसको हेडिंग के रूप में भी बेटा लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप पैराग्राफ के रूप में ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए शारीरिक दुर्व्यवहार मारपीट के द्वारा भी,
मौखिक गाली गलौज, आर्थिक पैसे, जैसे वो कहते हैं दहेज नहीं लेके आई तो पैसा लेके आओ अपने घर से, मतलब इससे कई तरीके से औरतों को क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो हो सके तो आप पॉइंट से भी लिख सकें, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप हेडिंग के द्वारा लिखें। अब हम लोग को पढ़नी है इसकी विशेषताएं। ये देखिए, पहली विशेषता है आपकी सदस्यों का आचरण। तो इसमें आपको लिखना ये है, तो इसमें आपको ये लिखना है, देखिए आपको समझ में आ रहा है, सदस्यों का आचरण। अब इसमें हिंसा है तो जाहिर सी बात है बुरा ही होगा, तो आप ऐसे समझ लें कि किसी भी सदस्य के ऐसे आचरण से जिसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ आघात के रूप में क्या होता है, महिला को उत्पीड़न करना या उसको नुकसान पहुंचाना या उसके जीवन को क्या करना, कष्ट प्रदान करना। तो इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है। उसमें क्या रखें, सदस्यों का जो आचरण होता है जिसके साथ, या आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे बहू है तो बहू का या पति अपने पति के द्वारा भी उसका शोषण हो सकता है, उसका सास द्वारा भी, देवर द्वारा, मतलब परिवार के किसी भी व्यक्ति से जिससे वो नुकसान पहुंचा दे, या महिला का भी होता है। तो या बहन का ले लें तो भाई द्वारा या अन्य द्वारा, आप समझ सकते हैं। फिर आपको सेकंड वाला बताना है, प्रथम सुनवाई। इसमें क्या होता है, तो आपको इसमें ये लिखना है प्रथम सुनवाई में कि जो घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की जो सुनवाई होती है प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। क्या होता है इसमें, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वह घरेलू हिंसा का क्या हो जानकारी प्राप्त करे, या वो इस प्रकार का आदेश दे सकता है कि जाओ यहाँ पे इस परिवार में क्या हो रहा है, कि महिला को क्यों दिक्कत हो रही, इस तरीके का उसके पास जो लेखा जोखा होता है वो उसके पास अधिकार होता है कि वो इस समस्या का निदान कर सके। तो प्रथम सुनवाई होती है, आप इतना याद रखें इसमें। फिर आपका जो थर्ड है कि दंड, तो मैंने अभी जो आपको ये हेडिंग बताई प्रथम सुनवाई वाली, तो उसमें क्या था, मजिस्ट्रेट द्वारा समस्या का समाधान होता था। तो जैसे मैंने आपको प्रथम सुनवाई में बताया कि इसकी कार्रवाई कौन करता है, मजिस्ट्रेट। अब जैसे उन्होंने कोई नियम बता दिया कि ऐसा करना है, तो उस नियम का जैसे उल्लंघन हुआ तो दंड देना भी अधिकार, तो न्यायिक दंड का अधिकार भी इस नियम में है। क्लियर। फिर आपको बताना है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति भी होती है जब वो कुछ फैसला, देखिए इसमें एक अधिकारी की भी नियुक्ति है जो संरक्षण करता है। जो मजिस्ट्रेट जब क्या करेगा, एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा कि जाओ आप इस मामले के बारे में पता करो और इस बारे की में जानकारी लाओ, तो क्या इन काम के लिए क्या करता है, एक अधिकारी की नियुक्ति करता है। क्लियर। फिर आपको बताना है कि सुरक्षा गृह की व्यवस्था, तो आप ऐसे याद रखिए कि जैसे देखिए उसमें लिखा है ना सुरक्षा गृह की व्यवस्था, तो महिला को क्या होती है, एक सुरक्षा गृह, जिसने कंप्लेंट कर रखी होती, अब वो रहेगी कहाँ, तो उसको एक घर या अलग घर कहीं उसको रहने की मतलब व्यवस्था देगी सरकार। क्लियर। फिर आपको बताना है आर्थिक सुविधा, ये देखिए, तो इस नियम के अंतर्गत एक ये भी आता है कि महिला को क्या होगा, आर्थिक सुविधा भी प्रदान करवाएगी। क्लियर। फिर आपको बताना है कि परिवार के साथ रहने का भी अधिकार क्या होता है जब, तो आप इसमें ये लिखेंगे, समझ लें कि जो इसमें है कि जो परिवार के साथ रहने का अधिकार है, जैसे महिला ने कंप्लेंट कर दी थी, तो अब जैसे वो बाद में केस चल रहा, बाद में वो घर गई, तो उसमें क्या आप परेशान करने लगते हैं परिवार वाले कि तुमने केस क्यों किया, इस तरीके का होता है। तो सरकार क्या निगरानी करती पुलिस वालों को कि इनको कोई तकलीफ ना हो, होता ना ऐसे कि जब तक वो सही से अपने परिवार में ना रहने लगे तब तक ये केस क्लियर रहता है, और जब वो अपने सही तरीके से अपने परिवार में रहने लगती है तो केस वहीं पे स्लो पड़ जाता है, लेकिन चलता तो फिर भी रहता है। तो आप इसमें ये लिख लेंगे। नॉर्मल बातें हैं, आप लोग देखते भी रहते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा पढ़ना है धाराएं भी, अगर आपको याद रहें तो आप इसकी धाराएं भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, तो एक धारा है आपकी 12 आर्टिकल के तहत, इसमें है कि इस धारा से पीड़िता को यह अधिकार मिलता है कि वह मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। तो इस नियम में सीधा बेटा ये है कि इस मतलब आर्टिकल 12 धारा में क्या होता है कि जैसे महिला कह रही कि हमारा ये नुकसान हुआ है, तो वो मजिस्ट्रेट को एक आवेदन पत्र लिख सकती है कि हमारा इतना नुकसान हुआ, हमें इसकी भरपाई चाहिए। तो इस तरीके का रहता है इसमें।
क्लियर। अब आपकी सेकंड धारा जो आती है वो है 19। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है कि जो पीड़िता को यह अधिकार मिलता है कि वह संतान का संरक्षण प्राप्त कर सकते, अपनी संपत्ति का भुगतान का कराने में स्थानीय थाना को क्या कर सकता है, निर्देश दिए जा सकते हैं। आप इसमें ये समझ लें, जैसे कोई पति पत्नी की लड़ाई होती है तो जब उनकी सॉल्व नहीं हो पाती तो वो लोग अलग होने लगते हैं। तो जैसे उनका बच्चा है तो अब वो महिला को बच्चा तो मिल गया संरक्षण से, अब लेकिन वो कहाँ रहेगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार क्या करती है, उसको रहने की व्यवस्था, उसमें जैसे पति के पास जितना हुआ तो कह सकते हैं कि आधा आधा मतलब मिल जाता है कि उनके बच्चे का रहने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उसे पैसे दो। इस तरीके की व्यवस्था सरकार करती है इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर आपको जो एक लास्ट है आपका धारा, वैसे हैं तो बहुत लेकिन मैंने कुछ ही लिखे थे जो इजी भी आप याद भी कर सकते हैं। फिर है धारा 16। इसमें क्या होता है, पक्षकार ऐसी इच्छा करे कि कार्यवाही बंद कमरे में हो सके। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि सबको न्यायालय सबके सामने करना, उन्हें बंद कमरे में ही एक सॉल्व कर लेनी है, तो ऐसी भी व्यवस्था है। क्लियर। तो बेटा आपका ये वाला घरेलू हिंसा का जो अधिनियम था ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और बात है बेटा, हमने क्या है बीए वाले बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन ये है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 1989 अधिनियम। तो इसमें आपको पढ़ना है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 11 सितंबर 1989 में लागू हुआ। क्लियर। फिर आपको बताना है कि यह स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा जाति और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव क्या हुए थे, समाप्त कर दिए गए थे। एक बात और है, आपको याद हो आपने 370 के बारे में सुना हो, वो हट चुका है। तो आप ये ना समझें कि आप इसको लिखें, क्या है अपनी बुकों में इसी का है जो 1989 वाला, तो आप इसी का यूज़ करें। हाँ ये ज़रूरत है, इससे हटने के बाद क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी अपने भारत सरकार के नियम चलने लगे। जैसे अपने एमपी उत्तर प्रदेश में चलते तो ऐसे ही अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी चलने लगे। क्लियर। चलिए अब आपको थोड़ा आगे देखना है उसी में नेक्स्ट के, तो आपको इसमें समझ में आया कि जब से ये 370 हटा था तो ये नियम क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था और 11 सितंबर 1989 से तो पूरे भारत में भी लागू हो गया था। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा देख लें क्या है। और ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन उच्च जातियों द्वारा क्या होता था, छोटी जातियों के ऊपर अत्याचार की क्या हो रही थी, घटना बढ़ रही थी, जिससे पृथक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियम में क्या किया गया, विस्तार की विवेचना की गई थी, जिसमें क्या होता था, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को इस नियम से स्पष्ट किया गया था। क्या किया गया था कि जो अत्याचार में सामान्य तथा गंभीर अपराधों के लिए क्या था, अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम में उत्पीड़ित व्यक्ति को त्वरित आर्थिक सहायता पहुंचाने की व्यवस्था है। क्लियर। चलिए तो इस क्वेश्चन का ये सीधा सीधा आप मतलब रख लें कि क्या होता था कि बड़ी जातियों के द्वारा या अन्य जातियों के द्वारा छोटी जातियों को क्या हुआ करता था, इन्हें परेशान किया जाता था। तो इसी समस्या को निदान करने के लिए इस नियम के लागू किया गया था। क्लियर। आपको सिर्फ इतना समझना है इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। चलिए फिर आपको बताना है कि अत्याचार से संबंधित अपराध। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो अध्याय 2 है इसमें इन व्यवहारों को स्पष्ट किया गया अत्याचार से संबंधित। तो आपका जो पहला पॉइंट है उसमें है, देखिए जैसे कोई भी अधिनियम हो या कोई भी बुक हो तो अलग अलग पार्टों में डिवाइड होते हैं। तो वैसे ही ये इस अधिनियम को जो जैसे अध्याय 2 है तो उस अध्याय 2 में ये बातें स्पष्ट की गई हैं। क्लियर। अब कौन कौन सी बातें हैं ये देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आपका उसमें है कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनु का मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इससे समझते जाइए, कि किसी सदस्य के मुंह में कोई घृणित या ना खाने योग्य पदार्थ डालना। और अगर आपको इसको पॉइंट हेडिंग में लिखना है तो आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं।
फिर जैसे सेकंड होता था, क्या होता था, उसके घर के सामने क्या किया जाता था, मल या मूत्र या गंदा पदार्थ डाल देना, मतलब उनको किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। तो अपन लोग को देखना है किस किस तरीके से, या आपको कुछ और याद आता जाए तो आप लिखते, वैसे पॉइंट काफ़ी हैं, आप लोग भी देख लें। फिर है जैसे उनसे क्या होता था उनके साथ, शरीर से कपड़े उतरवाना, सर मुंडवाना, मूछ मुंडवाना तथा चेहरे पर कालिख पोतना, ऐसे कई तरीके उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे 4 है आपका, किसी दशा में जूतों की माला, नग्न या अर्धनग्न दशा में सड़क पर उन्हें घुमाया जाता था। जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति होती थी उनकी भूमि या मकान पर अवैध रूप से कब्जा करना, उस पर खेती करना, ज़बरदस्ती उनसे, मतलब खरीदी हो या ना, उन्हें तो ज़बरदस्ती करना है इस तरीके से। फिर क्या होता था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति या पशु को क्या होता था, पशु को ले जाने अथवा किसी की कब्र खोदने के लिए बाध्य करना, मतलब उसकी मर्जी हो या ना हो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, चाहे वो सही हो या गलत, इस तरीके का। फिर है यहाँ पर देखिए, व्यक्ति से भीख मंगवाना तथा उससे बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लेना। फिर है आपका किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट देने के लिए बाध्य करना या वोट देने से रोकना, तो ये भी देखिए गैरकानूनी ही था। फिर है कि इस वर्ग की महिला को किसी मंदिर, धार्मिक स्थल या संगठन में एक देवदासी के रूप में रखना। ऐसी कई सारी चीज़ें होती थी जिसका इस नियम में बताया गया था। फिर आपको बताना है कि जो मानव मल को उठाने के लिए काम में लगाना अथवा इस कार्य के लिए उसे बाध्य करना। फिर है आपका कि किसी व्यक्ति को उसके जाति नाम शब्द से उसे गाली देना, ये भी देखिए गलत ही है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको बताना है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध गलत इरादे से अथवा झूठा आपराधिक मुकदमा दायर करना। फिर देखिए, मतदान के समय इस श्रेणी के किसी पर हमला करना या चोट पहुंचाना या किसी प्रकार की धमकी देना। क्लियर। फिर आपको बताना है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को पंचायत, नगरपालिका या किसी भी सभा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से भी रोकना। फिर आपका अगला पॉइंट देख लिए। अगला पॉइंट है, आप देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना या धार्मिक स्थलों पर जाने से रोकना, इस तरीके से। फिर है आपका कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के द्वारा क्या होता था, जो पवित्र वस्तु मानी जाती थी उसको क्षति पहुंचाना। फिर देखते हैं और भी हैं आपके कुछ पॉइंट। ये देखिए, इनके जो जल स्रोत होते थे, क्योंकि इनके अलग जल स्रोत होते थे, जो सभी लोग पानी पीते थे उनको वो पानी नहीं पीने दिया जाता, इनका अलग होता था। तो उसमें भी ये लोग क्या करते थे, उसको गंदा करते थे किसी तरीके से, चाहे उसमें गोबर डालें, अपने जानवरों को नहलाएं, ऐसे करते थे ये लोग। फिर क्या होता था, सार्वजनिक पूजा के स्थान पर जाने से रोकना, सार्वजनिक मार्ग पर रास्ते पर चलने से देखिए रोकना इन्हें। फिर क्या होता था, व्यापार या रोजगार की सुविधा से पृथक करना, अस्पताल, दुकान, मनोरंजन के स्थान आदि वस्तुओं के उपयोग करने से रोकना। ये रहे आपके कुछ पॉइंट। यदि आपको इससे कुछ और भी जानकारी पता है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर। जितने थे मैंने कुछ बता दिए आपको। चलिए, फिर आपको इसमें बताना है कि जो उपरोक्त सभी व्यवहारों को अधिनियम में क्या हुआ था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले सामान्य अत्याचार के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसे किसी भी व्यवहार के लिए अपराधी को क्या होता था, कम से कम 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। और इसके साथ ही अधिनियम में अपराधी को आर्थिक दंड देने की क्या है, व्यवस्था की गई है। याद रखिए आप लोग। तो जो आपका क्वेश्चन अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें पढ़ना है अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूचना का अधिनियम 2005। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे बड़े राजनीतिज्ञों, अधिकारियों में क्या होता था, विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने, सार्वजनिक धन का उपयोग करने में क्या होता था, अधिक अधिकार मिल गए थे, जिससे क्या हो रहा था, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या हुए थे, बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ हुए।
लेकिन जो 2001 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में क्या हुआ था, महाराष्ट्र से एक महत्वपूर्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आप इसका सीधा मतलब ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि सूचना, जैसे कोई भी सरकारी काम हो रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही या सरकारी अस्पताल या कोई सड़क वगैरह कुछ भी बन रही, तो हमें लगा कि इसमें कुछ काम सही नहीं हो रहा है या उनसे पता चला कि पैसे नहीं आए, तो अपन लोग ये पता कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही, कितने पैसे आए थे, इन्होंने इतने खर्च नहीं किए, कुछ रख, जैसे 10 लाख रुपए सरकार ने पारित किए कुछ भी काम के लिए, उन्होंने खर्च सिर्फ 3-4 लाख किए, बाकी कहाँ गए। तो ऐसी कुछ जब अपन लोगों को जानकारी मिलती है, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या होता है, सूचना का अधिकार जो है, इस हम लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, फिर आपको इसमें बताना है कि यह आंदोलन क्या हुआ था, 2 भागों में आधारित था, 2 मांगों पर आधारित था। क्या थी मांगे इसकी? पहली मांग थी कि जो प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर के सभी राजनेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरणों की क्या हुई थी, सुनवाई के लिए राज्य तथा केंद्र में लोक आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी इसमें। तो इस आंदोलन में क्या हुए थे, 2 मांगे हुई थी, जिसमें ये आपकी पहली मांग थी कि प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी निचले स्तर पर कर्मचारी थे उनकी लोक आयुक्तों की नियुक्ति हो। फिर आपकी जो सेकंड मांग थी उसमें ये था कि जो प्रत्येक सरकारी विभाग थे आपके, सरकार से क्या हुए थे, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सभी संगठनों तथा जनता द्वारा मांगी गई प्रत्येक सूचना को क्या हुआ था, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना था। इससे क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता था, सरकार द्वारा सूचना का अधिकार जो अधिनियम पारित हुआ था, ये लागू कब हुआ था हमारे देश में, तो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में ये लागू हो गया था। तो इसमें 2 मांगे थी, तो वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा आपको और देखना, अगर ये लघु के रूप में आता तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन बाई चांस आपका दीर्घ में आ जाए तो आपको थोड़ा और लिखना है इसमें। ये देखिए, फिर आपको लिखना है ये सूचना प्राप्त करने की प्रणाली। इसमें आपको बताना है, अधिनियम के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग की क्या कर सकता है, सार्वजनिक विषय में ऐसी सूचना मांग सकता है जो संबंधित अधिकारी के पास हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थी को एक निर्धारित प्रपत्र जे 10 रुपये के क्या होता है शुल्क के साथ संबंधित अधिकारी से कोई भी सूचना मांगने का अधिकार है, और वो सूचना कितने दिन में उस उपलब्ध कराने का मतलब अधिकार है, 30 दिन में, कि वो 30 दिन के अंतर्गत उसे जो उसने सूचना मांगी है वो उसे प्राप्त हो जाए। क्लियर? और मैंने ये बताया था किसकी सूचना के बारे में, जैसे कोई सरकारी काम था, याद सरकारी है, तो उसके बारे में हम लोग सूचना, हमारे पास मांगने का अधिकार है और अधिकारी को सूचना देने का अधिकार है। क्लियर? तो बेटा आपके जितने ये वाले क्वेश्चन थे तो वो तो मैंने कंप्लीट करवा दिए, लेकिन अभी 4 यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ये हैं तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। क्लियर बेटा? और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।